Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course and let's move ahead. इकोनॉमी का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या न्यूज़ में थी चीज़ें। तो बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है। रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2018-19। ठीक है। एक स्टैट्यूटरी पब्लिकेशन है, किसके अंडर है, कौन से रेगुलेशन के अंदर है। स्टैट्यूटरी मतलब किसी एक्ट के अंदर रिलीज़ हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है। तो याद रखना कि ट्रेंड एंड प्रोसेस ऑफ बैंकिंग, अब देखो बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट होता है ना तो जनरली आरबीआई ही रिलीज़ करता है। ठीक है, क्योंकि आरबीआई सेंट्रल बैंक है अपना कंट्री का। ठीक है, तो आरबीआई ही रिलीज़ करता है। तो इस टाइप से आप गैस भी मार सकते हो। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का जो एनपीए है ना, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो डिक्लाइन हुए हैं कितने से 9.1% से पहले थे, अभी कितने हो गए 7.5% हो गए। ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुआ है ना। रिकवरी जो एनपीएस की रिकवरी है वो बेटर हो गई है। क्यों बेटर हो गई है, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे देखो एनपीए डिक्लाइन हुआ है ना 9.1 से 7.5%। क्यों डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि हमने आईबीसी और सरफाईसी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। ये दोनों एक्ट जो है वो क्या करते हैं, ये सरफाईसी लिक्विडेशन इंश्योर करता है कि भाई कोई अगर मान लो पे नहीं कर पाया है ना, डिफ़ॉल्ट कर दिया उसने पेमेंट, तो जो भी उसने गिरवी चीज़ें रखी थी उसको लिक्विडेट करके बैंक पैसा निकालता है। और आईबीसी एक रिजोल्यूशन प्रोसेस है ना, जहाँ पे ये वर्कआउट करते हैं प्लान कि भाई चलो हम आपका टेन्योर कम कर देते हैं, सॉरी टेन्योर बढ़ा देते हैं, ईएमआई कम कर देते हैं आप, बट पेमेंट करो इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने काफ़ी जो रिकवरी है लोन्स की वो कर ली है। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स बैंक जो हैं, पेमेंट्स बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया या पेटीएम बैंक हो गया। ठीक है, तो ये सब अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब उतने प्रॉफिटेबल नहीं है। दे आर येट टू टर्न प्रॉफिटेबल एंड देयर सोर्सेज ऑफ इनकम मे कम अंडर द स्ट्रेन एज टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिवर्स माइग्रेशन। तो अभी कोविड की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है ना, और रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से ये बैंक जो हैं ये लॉस में जा सकते हैं। NBFCs रिमेन रेजिडेंट विद कैपिटल बफर्स, ये सब कुछ बेकार है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन बैंक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क। अब देखो बैंक लाइसेंसिंग क्या होती है कि भाई कोई भी बैंक को अगर ऑपरेट करना होता है, ठीक है, तो उसको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है ना। तो जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर उसको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी जो है वो बैंकिंग ऑपरेशंस कैरी नहीं कर सकती विदाउट गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आपको बैंकिंग एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। क्या सजेस्टेड चेंजेस है कि अब हम इसमें बैंक में लार्ज कॉरपोरेट एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस को भी अलाउ करेंगे, बैंक्स को मतलब वो भी बैंक सेटअप कर सकते हैं, हम उनको भी अलाउ करेंगे। ठीक है। वेल रन लार्ज NBFCs with an asset size of 50,000 crore and above may be considered for conversion into banks। तो ऐसी जो NBFCs हैं जिनका जो 50,000 करोड़ से ज़्यादा के ऊपर के एसेट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है, उनको भी हम परमिशन दे सकते हैं बैंक्स में कन्वर्ट होने का। बाकी चेंजेस क्या बोलें कि SFBs जो हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स, तो इसमें ये बोला गया कि पेमेंट बैंक को भी अब पेमेंट्स बैंक भी अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। कैपिंग ऑफ बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन एनी न्यू एग्जिस्टिंग एंटिटी टू 20%। किसी को भी अगर नई एंटिटी को लोन देना है तो वो 20% ही मैक्सिमम, जो भी वो क्रेडिट दे रहे हैं उसका 20% ही मैक्सिमम दिया जा सकता है। ठीक है, ये सब चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बैंकिंग लाइसेंस जब हम लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को देंगे तो उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। पहली बात तो पैसा ज़्यादा इन्फ्यूज़ होगा बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, तो रिकैपिटलाइजेशन होगा, री एंट्री होगी इंडियन इंडस्ट्रीज़ की बैंकिंग सेक्टर में, कंपटीशन बढ़ेगा, डाइवर्सिटी बढ़ेगी, फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी। जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो फैसिलिटीज़ बढ़ती है ना, तो सर्विस अच्छी होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है। बैंकिंग लाइसेंस जो NBFCs को हम दे रहे हैं उससे क्या होगा कि एसेट लिक्विडिटी मिसमैच जो अभी इशू है, IL&FS क्राइसिस जो आए थे, है ना, वो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच की वजह से आया, इसको एड्रेस कर सकते हैं हम। ठीक है। डिपॉजिट्स का एक्सेस बढ़ेगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी ओवरसाइट की, ज़्यादा रेगुलेशंस अच्छे हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो हैं वो बेनिफिट्स हैं किसके, बैंकिंग लाइसेंस देने के, किसको, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस और
NBFCs को देने के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज की बात करते हैं। तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज क्या है कि आपके घर पे बैंकिंग की सुविधा है ना। जैसे गांव में आपने देखा होगा कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक छोटी सी माइक्रो ATM टाइप चीज़ होती है, उसमें आपका थंब इम्प्रेशन लेते हैं, है ना। अगर आपको पैसा लेना है तो वो जो बंदा होता है वो आपका थंब इम्प्रेशन लेगा, आधार कार्ड से अटैच होता है ये, और फिर आपको वो उतने पैसे दे देगा, ठीक है। तो ये क्या है, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज है। तो ये किसका पार्ट है, ईज फ्रेमवर्क का पार्ट है। ईज फ्रेमवर्क में क्या है, इनहांस्ड एक्सेस टू सर्विस एंड एक्सीलेंस। इसमें भाई डिजिटल इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, ये सब किस में आता है, ये सब डोर बैंकिंग सर्विसेज में ही आता है, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज में ही आता है, ठीक है। ताकि कन्वीनियंस बड़े बैंकिंग सर्विसेज का है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो दिस इज़ प्रोवाइडेड थ्रू यूनिवर्सल टच पॉइंट्स, कॉल सेंटर हो गया, वेब पोर्टल हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, ठीक है। ईज रिफॉर्म एजेंडा फॉर PSB वॉज लॉन्च इन 2018, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। क्या इसका पर्पज़ था कि इंस्टॉलाइज करेंगे हम क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग को, ठीक है। स्मार्ट बैंकिंग जैसे मतलब फ़ोन के थ्रू बैंकिंग हो गई, इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग हो गई, अब आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा ब्रांच में, ठीक है। कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगे हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं जो 2020 में आया है, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। इससे क्या क्या फीचर्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने पास किया था ये, ठीक है। क्या क्यों पास किया था कि ताकि हम डिपॉजिटर्स को, जो कोऑपरेटिव बैंक्स के डिपॉजिटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ और उनको एम्पावर कर पाएँ, ठीक है। और सॉरी, डिपॉजिटर्स को, जो कोऑपरेटिव बैंक्स के डिपॉजिटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ और RBI को एम्पावर कर पाएँ ताकि वो इनकी बैंकिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर पाए। तो कोऑपरेटिव्स को बेसिकली RBI के रेगुलेशन के अंदर लाने के लिए इसको पास किया गया था, ठीक है। एक्ट विल रिप्लेस द बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस जो था 2020 वाला, उसको रिप्लेस करेगा। इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ बाय कोऑपरेटिव बैंक्स, अब ये देख लेते हैं। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स और शेयर्स और सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, ठीक है, अपने मेंबर्स को, और या फिर किसी भी और पर्सन को रिजाइडिंग विद इन इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन विल बी सब्जेक्टेड टू द प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। अब उसको RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। सिंपल है, कोऑपरेटिव बैंक्स को RBI के लिए RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर उसको शेयर और सिक्योरिटीज़ को इशू करना है, ठीक है। अब जो RBI है वो अब एग्जेम्प्ट कर सकता है कोऑपरेटिव बैंक्स को या फिर कुछ क्लास ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स को इस एक्ट के कुछ प्रोविजन से। ऐसा बोल सकता है RBI की ठीक है, अब आपके ऊपर ये वाला प्रोविजन इस एक्ट का एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा RBI कर सकता है, ठीक है। सुपर सेशन ऑफ बोर्ड ऑफ RBI जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुपरसीड कर सकता है, ठीक है, अप टू 5 years अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, बस ये दिया हुआ है। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, द RBI will supersede the board of directors after the consultation with the concerned state government, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो है स्टेट का उसके अंडर रजिस्टर्ड है, उसमें RBI को स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करके ही वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर सकता है, ठीक है। और क्या क्या एक्ट अलाउ करता है, इट अलाउ सेंट्रल बैंक्स टू इंडिकेट अ स्कीम फॉर रिकंस्ट्रक्शन और एमल्केशन ऑफ अ बैंक विदाउट प्लेसिंग इट अंडर मोरेटोरियम। मोरेटोरियम क्या होता है कि भाई जिसमें जैसे मान लो बैंक ने लोन लिया है, ठीक है, तो वो बोले कि चलो अब आपको लोन हो सकता है 30 तारीख तक पे करना हो। अब RBI बोले कि चलो ठीक है, इस महीने की 30 तारीख तक आप मत पे करो, अगले महीने की 30 तारीख तक पे कर देना। तो ये जो छूट दी गई ना इसको बोलते हैं मोरेटोरियम, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि इफ़ द सेंट्रल बैंक इम्पोजेज मोरेटोरियम ऑन अ बैंक, अगर छूट दे रहा है सेंट्रल बैंक किसी कॉमर्शियल बैंक को, तो जो लेंडर है इट कैन नॉट ग्रांट एनी लोन, वो कोई लोन वोन नहीं दे सकता या फिर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता किसी भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में, आगे कोई लोन पास नहीं कर सकता उस मोरेटोरियम पीरियड में। वो मोरेटोरियम पीरियड इसलिए दिया गया है ताकि वो पैसे उसको वापस कर पाए, ठीक है, NPA ना हो, ठीक है। इसमें कुछ कुछ बैंक्स को एक्सक्लूड किया गया है। कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कौन कौन सी है, PACS है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, इनको एक्सक्लूड किया गया है। कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स, इनको एक्सक्लूड किया गया है। एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्सेप्ट दो स्पेसिफाइड इन द एक्ट, ठीक है, तो इन सबको एक्सक्लूड किया गया। एक और चीज़ RBI ने रिलीज़ करी है, क्या है, साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये भी RBI ने रिलीज़ किया। अगेन बैंक आ गया तो कौन रिलीज़ करेगा, RBI रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो RBI ने ये साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रिलीज़ किया। क्या है, क्या बोलता है, इसमें क्या करेंगे, तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, नाम क्या बोल रहा है, साइबर सिक्योरिटी को फोकस करता है, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो इन्हांस करेगा किसकी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। साइबर सिक्योरिटी पता है ना क्या होती है, कंप्यूटर की, जैसे मान लो आप इंटरनेट बैंकिंग करते हो, ठीक है, तो आपका इंटरनेट बैंकिंग का अकाउंट हैक हो गया, ठीक है, तो वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो इन सर्विसेज को हम इन्हांस करेंगे, ठीक है। अगेंस्ट इवॉल्विंग IT एंड साइबर थ्रेट इन्वायरमेंट, जो अभी इतने फेक आपने देखा होगा ना, फेक क्रेडिट कार्ड के कॉल्स आते हैं, फेक SBI कार्ड के भी कॉल्स आते हैं,
तो उन सबको ये बेसिकली क्या करेगा, ये एड्रेस करेगा। इसमें 5 पिलर्ड अप्रोच की बात की गई है। गार्ड नाम दिया गया है, जी से मतलब है गवर्नेंस ओवरसाइट, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, एप्रोप्रिएट रेगुलेशन, सुपरविजन, रोबस्ट कोलैबोरेशन, डेवलपमेंट नेसेसरी, आईटी, साइबर। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है प्रीलिम्स का। अगर ऐसे कोई आ भी जाता है ना आपको कि ऐसे दिया होता है कि बस आप ये याद रखो कि 5 पिलर्ड स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, गार्ड उसका नाम है, और ऐसे जनरली भी जो ऑप्शन होते हैं वो जनरली सही होते हैं। अब आप देखो साइबर सिक्योरिटी से बात कर रहा है, इन्हांस करने की बात कर रहा है फ्रेमवर्क का, तो ये सब तो होगा ही ना। साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करेगा, कोलैबोरेशन, ये सब सब्जेक्टिव चीज़ें हैं बहुत, ये सब पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो करेगा ही, ठीक है। तो ये आप देख के सही मार सकते हो उसको। RBI asked urban cooperative banks to implement system-based asset classification. SBAC means asset classification of downgrading, upgrading, carrying out by computer systems of the banks in an automatic manner on an ongoing basis. तो एसेट को क्लासीफाई करेगा ये बेसिकली, ठीक है। सिस्टम खुद ही से कर लेगा क्लासीफाई कि ये भाई हाउस सेक्टर का लैंडिंग है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का लैंडिंग है, ठीक है, ये एजुकेशन एसेट है, ब्ला ब्ला ब्ला। बेसिकली कैटेगरीज में डिफाइन करेगा और फिर एनालाइज करेगा, ठीक है। तो ये बोला है RBI ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कि इस टाइप का सिस्टम आपको इम्प्लीमेंट करना है। इससे क्या होगा, इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, इंटीग्रिटी आएगी एसेट क्लासिफिकेशन प्रोसेस में। और जो भी ऐसे अर्बन कमर्शियल बैंक्स है जिनका जो टोटल एसेट्स है वो 1000 करोड़ से ऊपर है ना, उनको ये इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। उनके लिए ये मैंडेटरी है कि उनको ये जो एसेट बेस्ड सिस्टम, एसेट बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब रीजनल रूरल बैंक्स की बात करते हैं। तो RRBs जो हैं वो क्या मतलब है इसका, कौन होते हैं RRBs? तो नाम से ही पता चल रहा है, रीजनल रूरल रीजन में जो बैंक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। किसके अंडर आते हैं? RBI, ऑब्वियसली RBI के अंडर आते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि RBI ने इन RRBs को अलाउ कर दिया किसके लिए, LAF के लिए। LAF जो अपना होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें हमारा रेपो आता है, रेपो रेट आता है और रिवर्स रेपो आता है ना। तो ये सब आता है किसमें, LAF में। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, कॉल नोटिस वाला मार्केट हो गया। कॉल मनी मतलब जैसे आपको तुरंत पैसा चाहिए, रातों रात पैसा चाहिए, ठीक है, तो ये बैंक कॉल करेगा दूसरे बैंक को, बोलेगा मेरे को रातों रात पैसा चाहिए, आप भेजो, ठीक है, तो वो उसको पैसा भेज देगा, तो इसको बोलते हैं कॉल मनी, ठीक है। एट प्रेजेंट क्या फ्रेमवर्क है? एट प्रेजेंट ये है कि RRBs जो हैं वो LAF की फैसिलिटी में नहीं आते हैं। जो लिक्विडिटी विंडोज़ है ना, ये सब RBI की, LAF, MSF, कॉल नोटिस, इन सब के परव्यू से RRBs बाहर हैं, ठीक है। तो अभी RBI ने अलाउ कर दिया, तो ये ध्यान रखना, अब जो हैं RRBs दे कैन अवेल दीज फैसिलिटीज़। LAF MSF वाली जो फैसिलिटीज़ हैं ये अब RRBs अवेल कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, RRBs कब सेटअप हुए थे। RRBs बेसिकली सेटअप इन 1976 थ्रू RRB एक्ट, ठीक है। कौन रेगुलेट करता है? ऑब्वियसली हमारा जो करता धरता है बैंकिंग सिस्टम का RBI करता है इसको रेगुलेट। सुपरविजन किसका है? नाबार्ड का है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये रूरल में है ना, इसीलिए नाबार्ड इसको सुपरवाइज करता है। RBI जो ओवरऑल रेगुलेशन करता है। अब इसमें इक्विटी किसकी किसकी है? सेंटर की है, स्टेट की है, और एक स्पॉन्सर बैंक होता है जो इसको स्पॉन्सर करता है, ठीक है। तो सेंटर 50% कंट्रोल करता है, स्टेट 15% कंट्रोल करता है, और जो स्पॉन्सर बैंक है वो 35% कंट्रोल करता है। तो बेसिकली कंट्रोल है RRB के ऊपर, ठीक है, इन तीनों चीज़ों का। तो टोटल मिला के आप देखोगे तो ये जो है 100% हो गया है ना। 50% सेंटर, 15% स्टेट और 35% स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। ये इतने कैपिटल में, इसका जो पूरा कैपिटल है वो इस रेशो में डिवाइडेड है, ठीक है। अब RRB करते क्या है, तो भाई रूरल जो एरिया है वहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है RRB। तो वहाँ पे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, ठीक है, वीकर सेक्शंस हैं, सोशली वीकर सेक्शंस हैं, उनके लिए ये क्रेडिट नीड्स को सर्व करता है, ठीक है। तो ताकि एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री और जो MSMEs हैं वो डेवलप कर पाए। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उसको भी लोन देता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि रीजनल इम्बैलेंस जो है वो रिड्यूस होता है ना। रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं वो बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये सब होता है। और जो देखो, अब अगर रूरल एरियाज़ में बैंक नहीं होगा, ठीक है, रूरल एरियाज़ में बैंक नहीं होगा तो गाँव वाले लोग क्या करेंगे, वो शहर जाएंगे, अर्बन एरियाज़ में जाके डिपॉजिट करेंगे वहाँ पे, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, जिससे ये अपना पैसा जाके अर्बन एरियाज़ में डिपॉजिट करते हैं, ये कम हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली जो आउटफ्लो है रूरल डिपॉजिट का टू अर्बन एरियाज़, दैट वुड डिक्रीज, ठीक है। अब ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन से ये आया था? नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप, ठीक है। नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की कमेटी की रिकमेंडेशन थी जिसने RRBs को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब इसके इश्यूज़ फेस क्या हैं? इनएडिक्वेट फाइनेंस की बहुत कमी रहती है, ओवरड्यू बहुत रहते हैं, लोन रिकवरी बहुत पुअर है, टेक्नोलॉजी बहुत पुअर है ना। बाकी ये सब मैनेजमेंट थोड़ा पुअर है। तो ये सब इसके क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक्स हैं,
ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है, इसमें मैंने बताई दिया कि रेपो और रिवर्स रेपो का जो कंसेप्ट है वो इसी में आता है। किस में आता है? LAF में। अभी हम अपने इकोनॉमी के लेक्चर में कवर कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए ना, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है रेपो और रिवर्स रेपो, कवर कर ही रहे हैं तो जैसे क्या होता है, RBI मान लो जो कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसको लोन चाहिए होता है RBI से, तो वो RBI से लोन लेता है, तो जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन आता है ना उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है। इसके बदले ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या करता है, ये अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कोलैटरल रखता है और ये बोलता है कि बाद में हम यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रेपो रेट पे परचेज़ कर लेंगे। ठीक है। तो जो रेट होता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। कुल मिला के शॉर्ट टर्म में बोलने का मतलब ये है कि ये जो RBI से पैसे लेता है, जो रेट रहता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है। और इसी का उल्टा करेंगे, अगर RBI शेड्यूल कमर्शियल बैंक से पैसे लेगा तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो। ठीक है। तो रेपो और रिवर्स रेपो समझ में आया, ये रेपो है ना, और अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो रिवर्स रेपो। ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? अब देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि ये जो रेपो होता है ना, सबसे पहले तो रेपो में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपकी कोलैटरल में रखी जाती हैं, जो बैंक गिरवी रखता है, अब बैंक को पैसे चाहिए तो बैंक कुछ गिरवी रखेगा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखता है रेपो में पैसे लेने के लिए। ठीक है। अब जब उसके पास मान लो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है ना, ये नॉर्मल सिक्योरिटीज़ होती हैं, ये SLR वाली सिक्योरिटीज़ नहीं होती है ना। जो एक SLR वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है ना, वो नहीं होती हैं। जब बैंक SLR वाली सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखता है तो उसको हम बोलते हैं, और फिर लोन लेता है तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और बहुत ही एक्सट्रीम मेजर है, क्योंकि RBI जनरली अलाउ नहीं करता कि आप अपनी SLR की सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखिए। ठीक है। अच्छे से इसको समझना है तो इकोनॉमी का लेक्चर आप देख सकते हो, वहाँ पे ये कवर किया गया। ठीक है। MSF हैव बीन इंट्रोड्यूस बाय RBI टू रिड्यूस द वॉलेटिलिटी इन द ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स। ठीक है। MSF, और ये जो MSF होता है वो रेपो से ज़्यादा होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें आप जो है SLR की सिक्योरिटीज़ भी प्लेस कर रहे हो ना, तो ये जनरली जो रेट होता है ये रेपो से ज़्यादा रहता है। ठीक है। कॉल मार्केट में क्या होता है कि भाई ये ओवर डे का मतलब ओवरनाइट बेसिस पे मनी लेंड होता है इसमें। ठीक है। कॉल मनी और मनी मार्केट ये सब जो होता है ना, नोटिस मनी। अब इसमें कॉल मनी और नोटिस मनी में डिफरेंस ये होता है कि जो नोटिस मनी होता है इसमें 2 से 14 दिन में आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो, जबकि जो कॉल मनी होता है ये ओवरनाइट बेसिस पे होता है। ठीक है। तो यही दोनों डिफरेंस है कॉल मनी और नोटिस मनी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स जो गाइडलाइंस है उसको RBI ने रिवाइज़ किया है। क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? नाम से ही पता चल रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जो RBI ने बोला है कि ये प्रायोरिटी पे आप इनको लेंड करोगे। ठीक है। मतलब जैसे मान लो बैंक लेंड करता है ना, बैंक का काम क्या होता है, लेंडिंग एक्टिविटी का। तो बैंक अपना कुछ जो अमाउंट है वो लेंड करता है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट उसको कुछ कुछ सेक्टर्स में लेंड करना रहता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे MSME हो गया, है ना, जैसे वुमेन को हो गया, वीकर सेक्शन हो गए। ठीक है। इन सबको लेंड करना पड़ता है। ये टोटल लाके कितना होना चाहिए, 40%। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को बेसिकली 40% इन सारे पर्टिकुलर सेक्टर्स में लेंड करना रहता है, और ये डिफाइंड है कितना परसेंटेज लेंड करना है। जैसे एग्रीकल्चर में 10% करना है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 8% करना है। ठीक है। फिर हाउसिंग सेक्टर में 10% करना है। तो ये सब ऐसे RBI ने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कि इतने इतने परसेंटेज पे लेंड करना है, इतना इतना परसेंटेज जो आपका क्रेडिट है वो इसमें जाना चाहिए। तो अभी क्या क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि RBI ने ये जो सेक्टर है ना उसमें 2 चीज़ें ऐड की हैं, एक है एंटरप्रेन्योरशिप और एक है रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इन दोनों सेक्टर्स को ऐड किया है। अब बैंक्स को इन दोनों सेक्टर को भी कैटर करना पड़ेगा, इन दोनों सेक्टर को भी प्रायोरिटी बेसिस पे लैंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी इसमें और एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है इसमें RBI रेट डिफाइन नहीं करता कि आप 5% पे दीजिए या 10% पे दीजिए। ये बस ये डिफाइन करता है कि कितना परसेंटेज ऑफ क्रेडिट जो है वो इन सेक्टर्स को जाना चाहिए। जैसे आप 100% अगर पैसा बाहर दे रहे हो तो उसमें से 10% पैसा एग्रीकल्चर को जाना चाहिए। ठीक है। कितने रेट पे जाएगा ये डिफाइन नहीं है। ठीक है। अभी किस पे अप्लाई होता है PSL? अभी बेसिकली RRBs पे भी होता है, SFBs पे होता है, लोकल एरिया बैंक्स पे होता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पे होता है, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे होता है ना, इन सब पे एप्लीकेबल है। डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि 40% सब पे है। 40% कमर्शियल बैंक्स पे है, RRBs और FBs पे 75% है। ठीक है। इस टाइप से ये डिफाइंड है। ठीक है। तो 40% अपना इस पे है कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स पे, और RRBs और कोऑपरेटिव बैंक्स में, RRB कोऑपरेटिव्स और SFBs में कितना है, 75% का PSL है इन सब में। ठीक है। टोटल PSL जो टारगेट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, ये बढ़ाने की बात की गई है। इसको अभी प्रेजेंट 40% है, उससे बढ़ा के इसको 75% करने की बात की गई है 2024 तक। ठीक है। तो ये है।
कंप्लाइंस करना पड़ेगा ये पीएसएल के साथ क्वार्टरली बेसिस पे बैंक्स को, ठीक है। अच्छा, मान लो बैंक ने नहीं किया, मान लो बैंक जो है वो 40% पीएसएल में नहीं दे पाया, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा जाएगा पेनल्टी, एज अ पेनल्टी इन आरआईडीएफ। आरआईडीएफ क्या होता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये कौन मैनेज करता है? नाबार्ड मैनेज करता है, ठीक है। या तो आरआईडीएफ में जाएगा, या फिर ऐसा कोई और फंड होगा जो आरबीआई इस्टेब्लिश करता है अंडर एनएचबी, सिडबी, मुद्रा, इन सब में पैसा जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं दे पाए तो आपने जेब में रख लिया अपने, नहीं, ये एज अ पेनल्टी आपका आरआईडीएफ, मुद्रा लोन्स में या सिडबी के पैसे सिडबी के अकाउंट्स में जाएगा, ठीक है। और फिर आरबीआई इसको यूज़ करता है इन सेक्टर्स में लैंड करने के लिए, ठीक है। तो अब एक कंसेप्ट आता है, एक और चीज़ होती है इससे बचने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। अब मान लो क्या हुआ कि एक बैंक है, मान लो 2 बैंक हैं, ठीक है। एक है ए, ठीक है, और एक है बी। दोनों ही शेड्यूल कमर्शियल बैंक से मान लो। इसको भी 40% देना था, इसको भी 40% देना था पीएसएल में। अब ए ने क्या किया? ए ने 40% की जगह 50% दे दिया, ठीक है, और बी ने 30% दिया पीएसएल में। मान लो इसने 30% ही क्रेडिट दे पाया और इसने 50% दे दिया। अब क्या हुआ? ए ने तो अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ए को तो 40% करना था, है ना। इसने तो 50% कर लिया, और बी टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया। बी को 40 देना था, बट इसने सिर्फ 30 ही दिया। तो ये ए क्या करेगा? इसका जो डिफरेंस है ना, ये मतलब इसको करना था 40, बट इसने कर दिया 50। तो ये 10% जो एक्स्ट्रा इसने किया है, उसका ये एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट निकालेगा। और ये जो बी बैंक है, ये बोलेगा ए बैंक से कि यार मेरा शॉर्टफॉल हो रहा है, तुम क्या करो, ये 10% का जो सर्टिफिकेट है ये मेरे को दे दो, तो मेरे में ये 10% जुड़ जाएगा और मेरा 40% कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो मेरा भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सर्टिफिकेट्स को हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बस यही है, यही कंसेप्ट है। बाकी ये टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप एक बार, है ना। व्हाट हैज़ बीन चेंज इन द रिवाइज पीएसएल गाइडलाइंस। क्या क्या चेंज हुआ है? पहले बात तो देखो, एंटरप्रेन्योरशिप और रिन्यूएबल रिसोर्स को इसमें लाया गया है, ठीक है। और क्या क्या चेंज हुआ है? तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी कमेटी ने ये चेंजेस रिकमेंड किए थे। तो ये याद रखना, अब यूके सिन्हा की जो एक कमेटी थी, उसने, यूके सिन्हा की कमेटी थी एमएसएमई पे, और एमके जैन का इंटरनल वर्किंग ग्रुप था। उन्होंने मिल के ये रिकमेंडेशन दिया था, और उसको रिकमेंडेशन को कंसिडर करते हुए आरबीआई ने बेसिकली पीएसएल की गाइडलाइंस को ये किया है, क्या बोलते हैं, चेंज किया है, ठीक है। कुछ फीचर्स ये हैं कि देखो, अभी क्या है, अभी इसमें बोला गया है कि 50 करोड़ आपको स्टार्टअप को देना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्लूड किया था ना इन्होंने, ठीक है। तो इसने बोला कि 50 करोड़ आपको स्टार्टअप्स को देना पड़ेगा। फार्मर्स को लोन देना पड़ेगा, किसके लिए? दोनों के लिए। इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट फ्रॉम सोलर कनेक्टिविटी के लिए, सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स, उनको अगर अपने एग्रीकल्चर पंप्स को सोलराइज करना है उसके लिए भी, है ना। और सोलर अगर पावर प्लांट उनको इस्टेब्लिश करना है अपने फील्ड पे, उसके लिए भी आपको लोन देना पड़ेगा। और बायोगैस, जो कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स हैं, उनको सेटअप करने के लिए भी पीएसएल में आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। हायर वेटेज हैज़ बीन असाइंड टू द इंक्रीमेंटेड प्रायोरिटी सेक्टर्स इन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट विद प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट फ्लोर्स कंपेरेटिवली लो। जहाँ पे जिन सेक्टर्स में बहुत ही कम पैसा जाता है, उनको प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। टारगेट स्पेसिफिकली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पे है, और वीकर सेक्शन पे ये बोला गया है कि हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हायर क्रेडिट लिमिट है। एफपीओज जो हैं हमारे, उनको हम और ज़्यादा पैसा देंगे, ठीक है, ताकि वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर सकें। रिन्यूएबल एनर्जी की लोन जो लिमिट थी, है ना, वो डबल कर दी गई है। पहले अगर आप कुछ एक्स लेते थे, अब आप 2x पैसा ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फॉर इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, जस्ट अ मिनट, फॉर इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या हुआ है? क्रेडिट लिमिट बढ़ा दिया गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अंडर आयुष्मान भारत, उसको डबल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब अपने क्या बोलते हैं, ये सब प्रोविजंस हैं बेसिकली इसमें, ठीक है, जो अभी पीएसएल ये हुआ है, आया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।